हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले तो साजिश रच के लियांग ने जानबूझ के चियान की टीम से याओ को बाहर निकलवाया, अपनी टीम में ऐड कराया और फिर अब एक और साजिश करके फाइनली उसे डिसअपॉइंटेड कर दिया था। उसे इस मैच पर खड़ा कर दिया था कि वो कंपनी ही छोड़ दे। और यही बात जाकर याओ करती है वो जून से। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि एक छोटी सी बात है, इसे इतना बड़ा इशू मत बनाओ, लेकिन वो कहती है कि मैं फैसला कर चुकी हूँ, मैं यहाँ से रिजाइन करके जाऊंगी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हुए। और उसके बाद याओ चियान को कॉल करती है। वो अपने बिजनेस ट्रिप पर ओवरसीज था। वो सोचती है कि इसे परेशान क्यों करूं। उसे जब हंसता मुस्कुराता देखती है तो फिर उसे अपने बारे में कोई बात भी नहीं बताती ताकि उसका ट्रिप इस वजह से अफेक्ट ना हो। जबकि दूसरी तरफ हमें चियान को दिखाते हैं। फाइनली जब वो ज्यूरिख से वापस आ रहा था तो वहां पर यू और बाओ दोनों थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करते हैं। लेकिन जब वो आकर देखते हैं तो यहाँ पर चियान ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट्स की एक लंबी लाइन लगाई हुई थी और वो बस याओ के बारे में सोचते ही वापस आ रहा था। जबकि दूसरी तरफ वो जोन बहुत परेशान था। वो शी से भी कहता है कि जैसे ही पता चलेगा याओ के रिजाइन के बारे में चियान को, वो तो मुझे छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो था नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन शी वो जोन को यही कहती है कि याओ बच्ची नहीं है, अब उसने फैसला कर लिया तो वो पीछे नहीं हटेगी। जबकि नेक्स्ट ही डे याओ को दिखाते हैं वो ऑफिस में अपनी पैकिंग कर रही थी। यहाँ इस ऑफिस से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। यहीं पर ही उसे अपना लव भी मिला था और उसने बहुत कुछ सीखा था। चियान ने उसे डांटा भी और प्यार भी बहुत दिया। लेकिन फिर एक भारी दिल के साथ वो अपना सामान उठाकर उस ऑफिस से चली जाती है और जब तक चियान वापस आता है वो देखता है तो उसकी गर्लफ्रेंड का डेस्क बिल्कुल एम्प्टी पड़ा हुआ था। वहाँ पर कोई भी सामान नहीं था। टैन तो चियान से नजरें भी नहीं मिला सकती थी। उसे सामने क्या जवाब देती, वो साइड पर जाकर उसे फोन पर बात करती है और बताती है कि याओ ये ऑफिस छोड़कर चली गई है, उसने रिजाइन करा है। चियान बहुत डिसहार्ट हो जाता है और याओ वो तो अपनी सीवी कहीं और सेंड कर रही थी, एक नई जगह जॉब तलाश करने के लिए, और वो प्रोबेबली मिस्टर ली की ही कंपनी होगी। जब वो घर वापस आती है तो देखती है कि चियान ने उसके लिए फिर से कुकिंग की हुई है और वो याओ से कहने लगता है कि मैं तुमसे बिल्कुल अपसेट नहीं हूँ। अगर तुम उस ऑफिस में नहीं रहना चाहती थी तुम्हारी मर्जी, वैसे भी तुम पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया था। अगर तुम्हें इसी तरह से अपने मन की शांति मिलती है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ इस फैसले में। लेकिन एक्चुअली ये सब उसने याओ को सिर्फ शांत कराने के लिए कहा था। और उसके बाद वो बॉक्सिंग रिंग में खुद से मिलने के लिए वो जून को बुलाता है। वो जून बहुत डरता है। उसे लगता था कि ये पंचिंग बैग मेरा फेस होने वाला है और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है। वो वूजून से बहुत गुस्से में क्वेश्चनिंग करने लगता है। वूजून अपनी सफाई देता है कि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, पर वो छोटी बच्ची नहीं है जिसे मैं डांट कर या बहला कर बिठा लेता। उसकी अपनी मर्जी थी। वो सारे इशू की उसे कंप्लीट डिटेल्स भी बता देता है और उसके बाद चियान सीधा जाता है लियांग के पास और उससे कहने लगता है कि मैंने सारी इन्वेस्टिगेशन कर ली है। और उसने उसी रात की सीसीटीवी फुटेज भी निकाल ली थी और उस हिडन फुटेज में यही नजर आ रहा था कि रात को लियांग गई थी ऑफिस में और कोई भी नहीं। चियान उसे ये फुटेज दिखाकर कहता है कि इसका मतलब है ये सब तुम्हारी साजिश थी याओ को यहाँ से निकालने की। लियांग के पास अब कुछ छुपाने के लिए बचा ही नहीं था। वो कहने लगती है कि हाँ, तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी टाइम से लाइक करती हूँ, पर जब तुम मेरी तरफ एक नजर भी नहीं करते थे, मैंने तुम्हारे लिए एक कंपनी ज्वाइन की, लेकिन तुम्हें याओ के अलावा कुछ नजर नहीं आता था, तो मुझे तुमने मजबूर कर दिया ये सब करने के लिए कि याओ को यहाँ से निकाल दूं। अब इस बात पर चियान को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है और लियांग से कहता है कि सब की कसूरवार तुम हो। मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, इसमें याओ का क्या कसूर था। और फिर उनकी इसी लड़ाई में ऊपर से वो जून भी आ जाता है जो बहुत मुश्किल से चियान को शांत कराकर वहां से भेज देता है। जबकि उधर याओ बहुत अपसेट थी। चियान उसे कहता है कि मुझे पता चल गया है, असल जिम्मेदार तुम नहीं थी, वो डॉक्यूमेंट्स लियांग ने वहां से उठाए थे और इसीलिए अब तुम ऑफिस में वापस आ जाओ क्योंकि तुम्हारी इनोसेंस साबित हो चुकी है। लेकिन याओ को लगता था कि जो जगह मैं छोड़ चुकी, अब मेरा वहां पर जाने का कोई मतलब नहीं बनता। उसका इमेज सब लोगों की नजरों में खराब हो चुका था और ऐसे एटमॉस्फेयर में वो काम नहीं कर सकती थी। जबकि वो जोन अकेले में लियांग से मिलने के लिए बाहर कहीं जाता है और उसे उन तीनों की इकट्ठी फोटो दिखाकर कहता है कि कितना अच्छा था ना जब हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स थे। तो हमारे लिए सिर्फ एक यूनिवर्सिटी फेलो थी और तुम्हारी हमारी नजरों में बहुत रिस्पेक्ट भी थी, लेकिन ये सारा कुछ रुइन हो गया सिर्फ तुम्हारी साजिशों की वजह से। लेकिन अभी भी मौका है, अगर तुम याओ से जाकर अपोलोजाइज कर लो तो सब कुछ ठीक हो सकता है, सब कुछ वापस पहले जैसा हो जाएगा। और लियांग को देखकर लग रहा था कि वाकई वो जो उनकी बातों का उस पर असर हो रहा है। उसे समझ आई थी कि इतना कुछ करने के बाद उसने सिर्फ और सिर्फ खोया है, पाया कुछ भी नहीं। और फिर वो तुरंत ही कॉल करती है याओ को और उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। अब वो उसके सामने इतराफ करती है कि हाँ, मैंने ही तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स को आगे पीछे किया था, तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी, तुम्हारी जगह खराब करी थी ऑफिस में, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करी
और मैं शर्मिंदा हूँ। या उसकी सारी बातें सुन लेती है एंड पर उसे माफ भी कर देती है, लेकिन कहती है कि उस ऑफिस में मैं वापस नहीं जाऊंगी। और फिर वो जैसे ही घर आती है तो चियान को दिखाते हैं। वो याओ का ही वेट कर रहा था और अपने पैर पर चोट लगने की वजह से वो याओ की अटेंशन लेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन याओ किसी तरह से मान ही नहीं रही थी उसके ऑफिस में वापस आने को। और उसके बाद दिखाते हैं कि याओ ने एक नई जगह पर अप्लाई कर दिया है और वो इंटरव्यू देने के लिए उसी बिल्डिंग में आई थी। और वो चियान को सी ऑफ कर दिया, उसका फ्लोर से पहले आ गया था। चियान बहुत सैड था और आज जब वो ऑफिस में आता है और किसी को भी गुड मॉर्निंग का जवाब भी नहीं देता, सब नोटिस करते हैं कि उनका बॉस कितना सैड है। जबकि उधर याओ की आज नई जगह पहली जॉब थी और उसे सारे लोग वेलकम करते हैं मिस्टर ली की कंपनी में। और वो अपने वहाँ के नए कोलीग्स के साथ आज एक वेलकम पार्टी में भी गई हुई थी, जहाँ पर वो लोग इकट्ठे लंच कर रहे थे और जून हंग के बारे में बातें भी कर रहे थे। वो लॉ फर्म जून हंग से काफी छोटी और रेपुटेशन में अभी बहुत नई थी, लेकिन वहाँ पर मौजूद सारे लोग उस वक्त हैरान रह जाते हैं जब चियान वहाँ पीछे आया खड़ा था याओ के लिए। और याओ वहाँ पर बहुत एक्टिंग करने की कोशिश करती है कि जैसे चियान सिर्फ और सिर्फ उसका एक्स बॉस है, लेकिन वो सबको बता देता है कि मैं इसका एक्स बॉस नहीं, मैं तो इसका बॉयफ्रेंड बनकर यहाँ पर आया हूँ। अब याओ के नए कोलीग्स भी काफी ऑकवर्ड फील करने लगते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स चियान का बहुत बड़ा नाम था, वो सबसे बड़ी लॉ फर्म जून हंग का ऑनर था। अब याओ अकेले में जाकर चियान पर काफी गुस्सा भी करती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारा नाम नहीं चाहती अपने सर्कल में, मैं सिर्फ अपनी पहचान चाहती हूँ। और फिर किसी तरह से उसे मनाकर वहां से भेज देती है। और फिर अपने नई कोलीग से भी यही बात जाकर शेयर करती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी मेरे रोब में आए कि मैं चियान की गर्लफ्रेंड हूँ। मैं बिल्कुल आप लोगों जैसी एक जूनियर सी लॉयर हूँ जिसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है और आप लोगों के साथ मिलकर काम करूंगी। लेकिन चियान तो नेक्स्ट डे ऑफिस में जाते हुए याओ के नए बॉस को काफी धमकाने की भी कोशिश करता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को तंग करने की कोशिश न करना। पर एंड टाइम पर याओ आकर चियान को रंगे हाथों पकड़ लेती है और उसे ऐसे काम करने से रोक देती है। वेल अब इसी तरह से दिन गुजरते रहते हैं। चियान अपने ऑफिस में जाता था और याओ अपने ऑफिस में, लेकिन चियान कभी भी याओ से बेखबर नहीं रहता था। वो हमेशा उसके व्हाट्सएप स्टेटस चेक करता रहता था। वो जब भी अपने कोलीग्स के साथ किसी लंच या डिनर पर जाती थी तो वो चोरी चोरी उन्हें ऑब्जर्व करता था, उनकी बातें भी सुनता था। जबकि एक दिन याओ को चियान की मम्मी मिलने के लिए आती है। वो काफी परेशान थी, उन्हें लगता था कि अगर याओ ने ये ऑफिस में जॉब छोड़ दी है तो कहीं इन दोनों के बीच लड़ाई तो नहीं हो गई, कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो गया। वो याओ को काफी मनाने की भी कोशिश करती है कि मेरे बेटे को छोड़कर मत जाना, तो मुझे बहुत पसंद हो। और तो और चियान को भी धमकी दे देती हैं कि अगर तुम दोनों के बीच किसी वजह से कोई लड़ाई है तो सुलह कर लो, क्योंकि तुम्हारे डैड को और मुझे याओ बहुत पसंद है और वही हमें बहू के तौर पर स्वीकार होगी। चियान बेचारे का तो सारा दिन ऑफिस में बस याओ की यादों में ही गुजरता था। वो आजकल बहुत लोनली फील करता था, उसे जैसे याओ की आदत सी हो गई थी। लेकिन नए ऑफिस में याओ काफी बिजी रहती थी। वो अपना कैरियर बनाने में इतनी मसरूफ थी कि अक्सर चियान को ज्यादा टाइम भी नहीं दे पाती थी। फिर एक दिन चियान अपने साथ याओ को एक पार्टी में लेकर जाता है। वहां पर याओ थोड़ा सा चियान से फासला रखना चाहती थी, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लॉयर्स थे और वो नहीं चाहती थी कि उसकी अपने सर्कल में सिर्फ यही पहचान रह जाए कि वो चियान की गर्लफ्रेंड है। उसे कभी कभी लगता था कि चियान बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसके फायदे होने से ज्यादा उसे नुकसान हो रहे थे अपना कैरियर बनाने में। लोग उससे फासला रखते थे और उसके रोब में आ जाते थे। और आज भी कुछ ऐसा ही होता है और इसी बात पर याओ चियान से लड़ाई भी कर लेती है। उनके बीच आर्ग्यू होता है यही बात को लेकर कि याओ कहती है हर जगह ये मत बताया करो कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, प्लीज मुझे खुद की अपनी कोई पहचान भी बनाने दो, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेरा नाम नहीं जानता था, सब यही कह रहे थे कि ये चियान की गर्लफ्रेंड है। वेल अब इसी तरह की बातों को लेकर याओ भी काफी परेशान रहती थी और चियान भी अपसेट था। इवन कि वो अक्सर अपना गुस्सा अपने कोलीग्स और वो जून पर भी निकाल देता था। और बस इसी तरह के चियान के चिड़चिड़ेपन और उन दोनों के इकट्ठे ना नजर आने की वजह से हर तरफ यही बातें फैल रही थी कि जैसे याओ और चियान का आपस में ब्रेकअप हो चुका है। और बहुत से लोग यही गॉसिप्स करते पाए जा रहे थे, हालांकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने बस एक दूसरे से मिलना जुलना थोड़ा कम किया था। उधर याओ को अपने नए ऑफिस में आज एक नया केस मिलता है जो कि काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था। वो अपनी क्लाइंट से भी मिलती है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और उसकी कंपनी मदर इन लॉ और वाइफ दोनों के बीच लटक के रह गई थी। वाइफ चाहती थी कि वो कंपनी उसे मिले क्योंकि उसका उस पर अधिकार था, लेकिन मदर इन लॉ को लगता था कि सिर्फ पैसे के लिए वो कंपनी चाहती है। और फिर एक दफा याओ उसी म्यूजिक स्टोर पर जाती है। वहाँ पर वही गाने सुन रही थी जो उसने और चियान ने इकट्ठे सुने थे। चियान भी उसी लाइब्रेरी में इत्तेफाक से उसी टाइम पर पहुँचता है, लेकिन जब तक वो आया था तब तक याओ वहाँ से चली गई थी और उसे सिर्फ इतना ही पता चलता है कि याओ यहाँ पर आई थी।
अभी उनके बीच इसी तरह की खामोश सी जंग चल रही थी कि यहीं पर एक और बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है, और वो ये था कि याओ ने जो नया केस लिया था वही केस उसका ओपोनेंट लॉयर कोई और नहीं बल्कि चियान ही था। चियान जाता है और याओ से कहता है कि प्लीज इस केस से तुम विदड्रॉ कर लो, मुझे नहीं पता था कि यहाँ की लॉयर तुम हो। पर याओ ऐसा करने से इनकार कर देती है और कहती है कि प्लीज प्रोफेशनली बिहेव करो। और बस इसी बात को लेकर उनके बीच फासले कुछ और भी बढ़ जाते हैं। याओ एक दफा सीरियसली सोच भी रही थी कि शायद वो इस केस से पीछे हट जाए, किसी और लॉयर को दे दे, लेकिन इतने में उसे पता चलता है कि उसकी क्लाइंट ने अपनी जान लेने की कोशिश की है। और वो उसे देखने के लिए जाती है तो पता चलता है कि वो इस केस को लेकर कितनी सारी अपनी भावनाएं जोड़ चुकी है, और अगर याओ के अलावा कोई और नॉन सीरियस लॉयर इस केस को लड़ेगा तो शायद वो दोबारा से अपनी जान लेने की कोशिश करेगी। याओ इस केस को बहुत सीरियसली देखने लगती है, जबकि उधर वो जून और शी की लाइफ काफी अच्छी जा रही थी। शी ने जून हंग ज्वाइन कर ली थी और यहाँ पर वो जून ने उसके लिए एक अच्छा सा ऑफिस भी सेटअप किया था, लेकिन यहाँ पर आते ही शी ने सबसे पहली बात नोटिस करी थी वो ये थी कि चियान बहुत गुस्से में फिर रहा है और उसके सारे एम्प्लॉयज उसे देखते ही डर जाते थे। शी सोचती है कि उसे चियान से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। वो एक दिन उसके पास एक बहाने से जाती है और कहती है कि 1-2 दिन मेरी डॉग की केयर करना, मुझे कुछ काम है, और साथ ही साथ मशवरा देती है कि अपने और याओ के बीच फासले खत्म करो और अपने दिल की हर बात उससे कह दो। इस तरह से दिल में बातें रखने से मामले और खराब होंगे। और फिर चियान फाइनल याओ से मिलने के लिए जाता है, लेकिन ये उनकी एक ऑफिशियल मीटिंग ज्यादा थी क्योंकि उन्होंने केस पर डिस्कशन करनी थी। यहाँ पर याओ अपने ढंग से उस केस को बताने लगती है कि किस तरह से मेरी क्लाइंट कितनी सीरियस है और उसने सुसाइड अटेम्प्ट भी करी है, इसलिए मैं इस केस से पीछे नहीं हटूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे अलावा कोई भी इस केस में 100% नहीं देगा जितना मैं दे सकती हूँ। तो अब चियान याओ की सारी बातें सुनने के बाद जब घर वापस आता है तो अपने डॉग के साथ टाइम स्पेंड करता है और कुछ डीपली सोच रहा था इसी बारे में। और यहाँ पर वो अपनी डॉग के साथ एक फोटो भी अपलोड करता है अपने स्टेटस पर, जिसे देखकर याओ काफी फ्रेश हो जाती है। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली चियान ने क्या प्लान किया था। वो कभी भी याओ के ओपोनेंट वो केस नहीं लड़ना चाहता था। वो ऐसा करता है कि हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और उस मदर इन लॉ की और उस वाइफ की आपस में मीटिंग करा देते हैं। यहाँ पर एक्चुअली वो दोनों ही बिल्कुल गलत नहीं थी, उनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो कि फाइनली क्लियर हो जाती है और इस तरह से इस केस की सेटलमेंट हो जाती है बिना कोर्ट में जाए। और यहाँ पर चियान की ये बहुत बड़ी सक्सेस थी। उसे लग रहा था कि जिस तरह से इन दोनों की सुलह हो गई है इस तरह से उसकी और याओ की भी सुलह हो सकती है। वो याओ को मनाता है और फाइनली याओ भी मान जाती है। वो दोनों हाथ पकड़कर वहां से बाहर जाते हैं और यहाँ पर याओ का पैर मुड़ जाने की वजह से चियान उसे कैरी भी करता है और फिर वो उसे पिगी बैक करता हुआ एक पॉइंट पर लेकर जाता है जहाँ पर फाउंटेन शो चल रहा था। यहाँ से उनकी पहले भी बहुत अच्छी अच्छी यादें जुड़ी हुई थी। यहाँ पर चियान उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहने लगता है कि याओ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम किस तरह से अपने पेरेंट्स से बात चलाएं। ये सुनते ही याओ शर्मा जाती है और काम का बहाना करके वहां से निकल जाती है, लेकिन चियान सैड हो गया था। उधर वो जून को भी नेक्स्ट डे पता चल गया था कि चियान की और याओ की आपस में सुलह हो चुकी है और वो एक दूसरे के खिलाफ केस भी नहीं लड़ रहे। तो अब वो उससे पार्टी लेने की बात करते हैं और यहाँ पर चियान याओ के साथ साथ कुछ और भी उनके फ्रेंड्स बैठे होते हैं जो सब इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। लेकिन चियान का तो मन था कि वो याओ के साथ कुछ अकेले समय बिताना चाहता है, लेकिन उनमें से कोई भी वहां से जल्दी निकलने को रेडी ही नहीं होता और चियान गुस्से में आकर मिर्ची भरे नूडल्स खा लेता है। अब बेचारा जब घर पहुंचता है तो एक और मुसीबत आ गई थी। घर पर जो शी का डॉग था उसने कुछ उल्टा सीधा खा लिया था, जिसकी वजह से उसे तुरंत ही इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ता है। यहाँ पर डॉक्टर और चियान की मम्मी को भी पता चल जाता है। वो डॉग तो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था, लेकिन मम्मी जरूर हैरान रह गई थी कि मेरा बेटा कितना बदल गया है। ये तो डॉग्स से डरा करता था और अब डॉग्स की इतनी केयर कर रहा है। ये सब याओ की वजह से पॉसिबल हुआ है। और फिर उसके बाद चियान घर जाने की बजाय सीधा याओ के फ्लैट पर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है इस वक्त, मैं बहुत थक चुका हूँ। और यहाँ पर याओ को पता चलता है कि ना सिर्फ उसके हाथ पर चोट लगी है बल्कि उसे फीवर भी हो रहा है। तो वो डॉग की भी केयर करती है और अपने बॉयफ्रेंड की भी। यहाँ पर वो चियान से बहुत कहती है कि आओ तो मैं हॉस्पिटल ले जाऊं, लेकिन चियान मान ही नहीं रहा था। वो सिर्फ और सिर्फ याओ के हाथ का बना हुआ पॉरेज खाना चाहता था जो कि याओ उसके लिए प्रिपेयर करती है और फिर वो खाता है, उसे एक हक करता है और फिर उससे कहने लगता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसकी केयर उसे हमेशा ठीक कर देती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वू जून और चियान दोनों की मुलाकात होती है एक डेजर्ट शॉप के बाहर, जहाँ पर वो एक लंबी क्यू में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए डेजर्ट्स लेने के लिए आए हुए थे। अब चियान सीधा पहुंच जाता है याओ के ऑफिस में और वहां पर उसके फ्रेंड्स और कोलीग्स के लिए वो डेजर्ट्स लेकर आया था और इसी बहाने अपनी याओ को वो साइड पर लेकर चला जाता है।
अब उसके बाद दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं मिंग को, जिसे आजकल अपने क्लाइंट से अक्सर मुंह की खानी पड़ती थी। एक तो उसके एक दो स्कैंडल्स आउट हो गए थे और दूसरा याओ ने रिसेंटली उसे जो केस हराया था उसके बाद अब वो काफी परेशान था और उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे उसके डाउनफॉल का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि याओ और उसका बॉयफ्रेंड है। तो अब वो किसी को एक काम करने को कह देता है। एक्चुअली वो साजिश कर रहा था और यहाँ पर नेक्स्ट डे जून हंग में खलबली मच जाती है जब सोशल मीडिया पर हर तरफ उनकी फर्म को निशाना बनाया जा रहा था और यही कहा जा रहा था कि ये लोग सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, इनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, खरीदारी करते हैं और ये भी कि ये लोग कितने जूनियर्स हैं और इतनी जल्दी आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये सारा कुछ मिंग कर रहा था। शी को भी बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ याओ भी तपी हुई थी क्योंकि मिंग ने एक शो पर जाकर चियान और उसकी फर्म के बारे में बहुत कुछ बुरा भला बोला था, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करी थी। याओ का बहुत मन कर रहा था कि जिस तरह से मिंग उसे डिबेट करने की ऑफर कर रहा है तो उसका बॉयफ्रेंड सीधा जाए, सबके सामने शो में जाकर उसे डिबेट करे और उसे सबक सिखा कर आए। लेकिन उनको लगता था कि कहाँ चियान इस सब के लिए मानेगा। वो जो जाता है उस मीडिया हाउस में उस शो के प्रोड्यूसर के पास, लेकिन वो शो वाला भी यही चाहता था कि चियान वहां आए और चियान फाइनली अपीयरेंस दे देता है और उस शो के लिए यस बोलता है। ये सुनते ही याओ भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उस शो का प्रोमो चलाने के लिए यहाँ पर चियान के कुछ फोटो शूट किए जाते हैं और उसका मेकअप कोई और नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड ही करती है। और जैसे ही उस शो का ट्रेलर रिलीज होता है वो जोन और सारे कोलीग्स ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें लग रहा था कि जिस तरह की अपीयरेंस चियान ने दी है ट्रेलर में उससे लग रहा है कि फिल्म तो हिट होने वाली है और ना सिर्फ उनकी जून हंग के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा है वो खत्म होगा बल्कि उनको ज्यादा ही कस्टमर मिलेंगे। अब फाइनली शो वाला दिन आ जाता है। अब यहाँ पर मिंग के सामने चियान आता है और उन्हें सपोर्ट करने के लिए उनके अपने अपने फ्रेंड्स वहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर उनके सामने एक केस रख दिया जाता है जिसमें हस्बैंड और वाइफ थे और उस केस को लेकर वो लोग किस तरह से हैंडल करेंगे इसी बात पर उनको जज किया जाएगा इस लाइव शो में। यहाँ पर मिंग और चियांग जिस तरह से बिहेव करते हैं और ऑफ कोर्स यहाँ पर चियान अपनी स्मार्टनेस की वजह से लॉ की टर्म्स में मिंग को पीछे छोड़ देता है और ऑब्वियसली वो मिंग से काफी आगे दिखाई दे रहा था। और फिर इतने में एक और बम फूट पड़ता है मिंग पर जब उसे पता चलता है कि शी ने उसके खिलाफ स्टैंड लेने का फैसला किया है। वो अपना एक वीडियो भी रिकॉर्ड करती है और साथ ही साथ अपने फ्लैट की सीसीटीवी फुटेज भी दिखाती है कि किस तरह से मिंग ने उस पर हमला किया था। वो डिवोर्स लेडीज के बारे में किस तरह सोचता है और अपनी डिवोर्सी वाइफ को किस तरह से ब्लैकमेल करता है, उसका अपना इमेज आज खाक में मिल गया था। और फाइनली जिस तरह से शी ने पहले उसे छोड़ दिया था अब वो फैसला करती है कि इसे जरूर इंसाफ दिलाएगी। अब मीडिया के सामने चियान भी आता है और सबको यही कहता है कि मुझे सिर्फ मजबूर किया गया था वरना शायद मैं इस तरह से लाइमलाइट में ना आता। और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि लाइफ, मैरिज और डिवोर्स के बारे में मेरे ख्यालात बदलते जा रहे हैं और उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है। उधर मिंग को फाइनली सजा दिलवाने के बाद अब वूजून और शी काफी खुश नजर आ रहे थे। वो एक हैप्पी कपल बन चुके थे और उन्हें देखते ही चियान भी याओ से मौके का फायदा उठाते ही उसे राजी कर लेता है और उससे कहता है कि हम लोग जल्द ही शादी करेंगे। और अब की बार याओ भी उसे यस कर देती है। वो दोनों किस करते हैं शादी के वादे के साथ और यहीं पर ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।